इंडिपेंडेंट एक अलग पार्टी बना ली तो उसमें बन गया। तो वो ऐसा क्रुशियल एमएलए हो गया कि जैसे जाता था तो पार्टी सीएम बना देते थे उसको, सीएम बनने का चांसेस बढ़ जाते थे। तो उस व्यक्ति ने एक दिन में 3 पार्टी बदली। तो शाम में वो आया, फिर कांग्रेस में शामिल हो गया। तो वीरेंद्र सिंह थे वहाँ उस समय सीएम, वहाँ उस समय कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट। तो शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गया राम को ले आए, गया लाल को। तो उन्होंने प्रेस में कहा कि जो गया राम है अब आया राम हो गए। उसी समय से शुरू हुआ आया राम गया राम। तो ये प्रोवर्ब बहुत दिन से चल रहा है, अभी भी चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, कि जो भी कोई दर बदल विधायक करते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो आया राम गया राम की बात होती है। लेकिन इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वही जो मैंने बताया आपको। ये 1967 की बात है। इंटरेस्टिंगली उनका जो बेटा है उदय भान गयालाल का, वो भी अपने बाप के लाइन पर ही है। तो आया राम गया राम व्यवस्था को कम करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, लेकिन रुक ही नहीं रहा था। इससे जो आम जनता का जनमत था उसका अपमान हो रहा था। सरकार कभी भी हमेशा अस्थिर रहती थी, कोई भी सरकार गिर जाती थी, कभी भी कुछ लोग छोड़कर चले जाते थे। और ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा था, लोग खरीदने लगे, बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति एमएलए को खरीद कर सरकार अपने चहेते को बनाने लगे। तो नेक्स्ट 1985 में 10th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, और वो 1952 अमेंडमेंट है, वो 10th शेड्यूल जोड़ा गया इसमें। ये आर्टिकल 102, 101, 102, 190, 191 से संबंधित है, और नया 10th शेड्यूल जोड़ा गया है। इस व्यवस्था को लागू करने के बाद जो ये दल बदल में बहुत चेक लगा है। पहले जो ये लगभग आम बात थी, ये बहुत अब बहुत लिमिटेड में हो गया है। अभी हाल की घटना आप देखिए, महाराष्ट्र में हुई थी। लेकिन ऐसे बहुत, जहां पहले बहुत होते थे, थोक में होते थे, अब उसका रेशियो बहुत घट गया है। कह सकते हैं आप भी। लेकिन यहां हुआ क्या, ये लोगों ने एंटी डिफेक्शन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, वही तो इस्तीफा दिया था उन्होंने, और इस्तीफा दिया और इस्तीफा स्वीकार कर लिया, दोबारा चुनाव लड़ा। लेकिन मामला वही है, इस्तीफा क्यों दिए? क्योंकि एंटी डिफेक्शन का इस्तीफा नहीं देते तो स्पीकर हटा देते उन्हें। तो आया राम गया राम अभी जिंदा है भाई, चलते रहेगा। बताया ना, बेटा खुद अभी वही काम पे लगा हुआ है। ये डिफेक्शन को जो है कि अपने वो किसी दूसरे गुट में ज्वाइन करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको डिफेक्शन कहा जाता है। मान लीजिए कोई बीजेपी से चुनाव जुड़ा है एमएलए का, और अगर वो कांग्रेस में जाता है या बीएसपी में जाता है तो डिफेक्शन इस श्रेणी में आएगा। इसे पाया गया है कि जो प्रलोभन के माध्यम से या कोई बड़ा पद मिलने के कारण या पैसे मिलने के कारण लोग विधायक या सांसद पद, एमएलए एक दूसरे का दल बदल करते हैं। इन सबको चेक करने के लिए लॉ लाया गया है। और ये इसकी शुरुआत ही हुई थी कि बहुत सी सरकार गिर रही थी इनके कारणों से उस समय, जैसे मैंने आपको हरियाणा का बताया ही। ये रोकता है हमारे एमएलए एमपी को कि आप अपने मन से पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं करेंगे। अब करेंगे तो आपको पद से हटना पड़ेगा, अब एमएलए से छोड़ना पड़ेगा। मेन इसकी पृष्ठभूमि है। सेकंड, अब वो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? यदि कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से मेंबरशिप छोड़ दे, ठीक, हट जाइए, खत्म बात। अगर वो किसी पार्टी ने व्हिप जारी किया कि आप इसमें वोट दीजिए, इस बिल का समर्थन वोट दीजिए, अगर वायलेट करता है तो उसका सजा चली जाएगी। अगर कोई निर्दलीय विधायक है, किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सजा चली जाएगी। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसा मैंने बताया था कि एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, या लोकसभा में, राज्यसभा में स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, फिल्म के खिलाड़ी सब आते हैं, नॉमिनेट होते हैं, अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं 6 महीने के भीतर तो सजा चली जाएगी। 6 महीने के बाद उनको लिबर्टी दी गई।
इसमें अगर कोई पार्टी एमएलए छोड़ता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार स्पीकर को है या चेयरमैन को है, लोकसभा या विधानसभा के या राज्यसभा के या विधान परिषद के। लेकिन ये फाइनल नहीं है, उसके अगेंस्ट लोग कोर्ट जा सकते हैं। पहले था कि जो एक्ट में प्रोविजन, बेसिक प्रोविजन है कि स्पीकर ने कर दिया वो फाइनल है। तो नागालैंड का था क्योटो होलन केस था एक, उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए, मामला ये 1992 का 1992 का है, जिसमें लगा नहीं ये फाइनल नहीं है, जुडिशियल रिव्यू की हम कर सकते हैं और हम इसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के कहा नहीं कि फाइनल नहीं है, हम इस पर अगर कोई गलत स्पीकर चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप से रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो नहीं वो फाइनल नहीं हो सकता है, तो हम तो हमारा अधिकार है और ये ट्रिब्यूनल के तहत लोकसभा या विधानसभा आदेश करती है और ट्रिब्यूनल के विरुद्ध जुडिशियल रिव्यू में हमारे पास आ सकते हैं, हम करेंगे। तो ये क्योटो होलन केस जो है, ये नागालैंड के एमएलए थे दीमापुर के, इनको वहाँ का स्पीकर था जुचुलो ऐसे ही कुछ नाम था, वहाँ नागालैंड का नाम भी इसी तरह रहते हैं तो उसने इसको हटा दिया था, एमएलए से डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, बाद में फिर इस तरह का ऑर्डर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको एमएलए बनाया था, इस तरह का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जब तक स्पीकर का फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं इंटरफेयर करेंगे। जो ये प्रोसीडिंग है जो विधानसभा या लोकसभा में चलेगी, ये जो उसके विधानसभा की प्रोसीडिंग या लोकसभा की प्रोसीडिंग के समान माना जाएगा। साथ ही साथ इसे मेन जो है कि टाइम लिमिट नहीं है कि स्पीकर कब कितने दिन में वो करेगा। अब जैसे राहुल गांधी के मामले में 1 दिन में हो गया, तो बहुत से मामले 6 महीने में चले हुए हैं, कुछ नहीं 3 साल तक चले हैं, इस तरह के भी आरोप है। लेकिन जो एक्ट है एंटी डिफेक्शन एक्ट, उसमें कहता है कि जिस दिन कोर्ट ऑर्डर किया उसी दिन से उसकी सदस्यता जानी चाहिए, चली गई, ऐसा लिखा हुआ है। लोग पालन करें ना करें, लेकिन नियम यही है। अगर कोई नहीं कर रहे हैं स्पीकर तो गलत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के मामले में जो सिद्धे गुट और उद्धव गुट बने हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि जो अयोग्यता के केस पेंडिंग है आपको निराकरण कीजिए जल्द से जल्द। लेकिन उन्होंने टाइम लाइन नहीं दिया है, क्योंकि हमारा एक्ट में लिखा ही नहीं है कि कितने दिन में करेंगे। अभी उसी तरह मामला कर्नाटका का भी था, कर्नाटका में भी इस तरह का ऑर्डर किया, लेकिन अब तो नया चुनाव हो गया हुआ। चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें यह है कि अगर किसी, पहले था कि अगर स्प्लिट हो जाता है 1/3 से और दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उसको मान्यता मिल जाती थी और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था। लेकिन 2003 में 91st अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया कि स्प्लिट को हटा दिया गया, मर्जर ही होगा तो और 2/3 से होना चाहिए। अगर मान लीजिए 50 कैंडिडेट है किसी पार्टी का, उसका 2/3 जितना होता है उतना अगर किसी टूट कर किसी मर्ज होते हैं तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा उसका, और वो जो मिलेंगे वो भी एमएलए रहेंगे, जो नहीं मिलेंगे वो भी एमएलए रहेंगे। स्पीकर को लिबर्टी है कि जिसमें भी शामिल हो जाए, वो जिस भी गुट पे शामिल, इस पर उसी गुट का अगर है तो किसी में शामिल हो सकता है। इस तरह का प्रावधान दिया गया था। अब इसमें जो मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है किसी कारणों से, तो अगला चुनाव लड़ने में कोई रोक नहीं है उसको। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद डिसाइडिंग अथॉरिटी मैंने बताया, प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, और लेकिन इसके ऑर्डर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू का आवेदन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये मैंने बताया आपको कि जुडिशियल रिव्यू का हो सकता है, बट आफ्टर द फाइनल ऑर्डर, स्पीकर के ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकता है। टाइम लिमिट मैंने बता दिया है, कोई नहीं है। इसमें मेन था वॉलंटरी जो इस्तीफा दे देते हैं, इसमें इनका कुछ लोगों का आपत्ति था कि हमने मेहनत करके इनको जिताया और इस्तीफा दे रहे हैं, ये मजाक बनाए हुए हैं।
तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी गए कि भाई ये बंद कीजिए, इस तरह को अपनी हमने पार्टी मैंने खर्च किया हम लोग इस पर, और ये इस्तीफा दे रहे हैं अपने मन से, ऐसा नहीं चलेगा। अभी इस पर लेकिन मामला भी शांत है, अभी कुछ फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है इसमें। अब इसमें ये कह रहे हैं, इसमें कुछ विधायक कहते हैं कि ये तो हम बंधक मजदूर हो गए, हमारे जो क्षेत्र के मतदाता चाहते हैं कि इस बिल को सपोर्ट करो, लेकिन अब जैसे 370 के मामले में ही बहुत से एमएलए बोल रहे थे कि हमारे मतदाता बोल रहे हैं कि 370 को सपोर्ट करो, मतलब कि सही है, भले हमारे पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन जनता चाह रही है, लेकिन इस एंटी डिफेक्शन के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ये गलत एक्ट है, इसमें हर एक को नहीं माना जाए, कुछ सिर्फ जब गिरने और हारने गिरने की बात हो तब माना जाए, ये चल रहा है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है एंटी डिफेक्शन का। नेक्स्ट, अब इसको लोग बोलते हैं कि ये भारत के जनतांत्रिक व्यवस्था के अगेंस्ट है ये हमारा एक्ट। इसमें है कि जो बंधुआ मजदूर हो गए हैं हमारे एमपी एमएलए, पार्टी के गाइडलाइन को पालन करने के लिए बाध्य हैं, उनके अंतरात्मा की आवाज सुनी नहीं जा रही है। अब इसमें जो एमएलए या एमपी हैं उनको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, जनता के प्रति जिम्मेदारी खत्म हो गई है। जनता क्या चाहती है ये नहीं बता पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं एक्सप्रेस वो। इसमें ये भी नहीं पता है कि वो डिसेंट या डिफेक्शन के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है कि हम सहमत नहीं हैं लेकिन और डिफेक्शन दोनों एक ही मान रहे हैं। ये एक्ट 2/3 वाले को तो वैलिड मान रहा है, लेकिन जो चिल्लर होते हैं उनको बोलते हैं गलत है। रिटेल को मना कर रहा है, मतलब वो बोलता है कि रोको, बैन करते हैं, लेकिन जो होलसेल डिफेक्शन हो रहा है जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ उसको सब बढ़ावा दे रहा है। अब इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, लेकिन नॉमिनेटेड में कह रहे हैं कि 6 महीने तक ज्वाइन नहीं कर सकता है, 6 महीने बाद ज्वाइन कर सकते हैं, ये कमी है। ये भी इससे कहना है कि जो स्पीकर हैं हमारे या अध्यक्ष हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो इम्पार्शियल नहीं है, वो मतलब वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो सही निर्णय नहीं लेते हैं। अतः ये अधिकार उनसे हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन को इंडिया दिया जाए और उसके राय को मानने के लिए बंधनकारी हो प्रेसिडेंट और गवर्नर। इसके विरोध ये बातें हो रही। आगे बढ़े। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंड किया इसमें इस केस के बारे में कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है इस पर विचार किया जाए। एक तो है कि जो एब्सेंट हो गया उसको भी हटा दिया जाता है इसमें, और वॉलंटरी दिया जाता है उसको भी स्वीकार कर लिया जाता है, ये गलत है, ये इसको चेंज किया जाए। इस तरह 3 कमीशन बने हैं। इलेक्शन कमीशन चाहता है ये अधिकार हमें दिया जाए।